अगर आप भी हैं पेपर वन पढ़ने से परेशान, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उस सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ताकि आप जो जून 2024 का अटेम्प्ट देने वाले हैं, उसमें आपको थोड़ी समझ बढ़े, कुछ आपको समझ में आए कि आपको है किस प्रकार से आगे आपको पेपर वन के संदर्भ में पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए, अब तो है आपका लग रहा है ऐसा कि आपका एक ही पेपर होने वाला है, तो अब यहाँ पर देखिए कुछ जो दुकान है, सॉरी नॉट दुकान, आपकी कुछ दुकानें जो है यहाँ पर वो बंद होने वाली हैं, किसकी, आपकी पेपर वन की। ठीक है, तो पेपर वन के नाम पे काफी जो है आपको यहाँ पर डराया जाता है, और काफी जो आपके साथ मतलब हर दिन एनालिसिस कि इस दिन इस शिफ्ट में ये परीक्षा हुई, इस दिन ये आया, वो सब चीजों से देखने से भी आप यहाँ पर बचने वाले हैं, क्योंकि अब ये जो है वन डे एग्जाम होने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो यहाँ पर वो लेंगे, वो क्या लेंगे, वो सबका पेपर वन एक जैसा ही लेने वाले हैं। और अभी हम लेने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको यहाँ पर नॉलेज आपको देने वाले हैं कि आपको जो है यहाँ पर किस प्रकार से पेपर वन के संदर्भ में पढ़ना है, किस प्रकार से आपको इस मायाजाल से बचना चाहिए, है ना। और लेकिन उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर रिएक्टेंस थ्योरी भी बराबर से काम करेगी, उस बात का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पेपर वन में कैसे आपने नहीं फंसना है। पहले के वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है कि कैसे आपको 50 नंबर के लिए, 50 मार्क्स के लिए आपको जो है यहाँ पर बोला जाता है कि आप जो है यहाँ पर कोर्स लें, कोर्स लें, कोर्स लें। कोई कोर्स की आवश्यकता नहीं होगी आपको यहाँ पर। ठीक है, बस यहाँ पर अगर आपको चीज समझ जाए, उसी के साथ साथ आप जो है CS अपना यहाँ पर लगाएं। ठीक है, और अगर आपके पास कोई बुक वगैरह है उससे आप पढ़ रहे हैं तो उससे ही पढ़ते रहिए, और आपको किस प्रकार से पेपर वन अब आपको देखने मिलेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले वो सब तो आप कर ही देते हैं, तो चलिए चलते हैं सीधा मुद्दे पर। यहाँ पर वो क्या है, वो ये है आपका, वो ये है आपका कि पेपर वन आपका ये जो था अभी तक जो था ये फिक्स नहीं था। ठीक है, फिक्स नहीं था इन द सेंस कभी यूनिट 1 से सवाल पूछेंगे, कभी यूनिट 2 से पूछेंगे, कभी यूनिट 3 से पूछेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर प्रकार से इस बार से होता है, ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, आपको सवाल हर यूनिट से लगभग लगभग 1 2 3 इतने सवाल देखने मिलते हैं, और कहाँ से पूछेंगे वो आपको कोई भी आइडिया नहीं है। अभी इसका हम सिलेबस देखते हैं तो आपको और क्लैरिटी होगी यहाँ पर उसके बारे में, क्या आपको समझाया जा रहा है यहाँ पे, आप समझने का प्रयास करें यहाँ पर। ठीक है, और गौतम बुद्ध ने कहा था कि संसार में दुख है, दुख का कारण भी है, और कारण क्या है, कारण ये है कि अब ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है ना। ऑफलाइन एग्जाम होगा, पेपर उनका पेपर सबके लिए एक जैसा आएगा, तो अब जो दुकानें हैं, कोचिंग है, उनके लिए यहाँ पर एक बड़ा आना का मसला भी यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि सबके लिए पेपर वन समान आने वाला है, चाहे आपका एग्जाम साइकोलॉजी का हो, चाहे आपका ज्योग्राफी का हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स का हो, चाहे आपका एक्सेट्रा किसी भी परीक्षा का आपका एग्जाम हो, सबका पेपर वन लग रहा है ऐसा वो कंबाइंड आपको देने वाले हैं। अगर अभी भी वो सबका अलग अलग देते हैं तो पता नहीं फिर क्या होगा, लेकिन यहाँ पे लग जो रहा है वो चीज ये है कि आपका सबका पेपर वन कंबाइंड ही वो करवा देंगे इस बार के एग्जाम के अंदर। ठीक है, डेट को लेकर भी अभी यहाँ पर दिक्कत है, मसला है यहाँ पे 16 जून को लेकर, तो वो क्या होगा वो तो आगे निकट भविष्य में आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली बात करने वाले हैं आपका पेपर वन के मायाजाल से आप किस प्रकार से बच सकते हैं। ठीक है, ओके, पहले यहाँ पर समझें कि आपको जो दिखाया जाता है, बताया जाता है कि मैंने जो है किस प्रकार से 90 मार्क्स लाए, मैंने किस प्रकार से 100 मार्क्स लाए पेपर वन के अंदर। तो ये देखिए, इसमें एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर किस्मत का भी होता है, वो कैसे होता है वो अभी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, आपका लक होना बहुत जरूरी है आपका इतना स्कोर करने के लिए। आइडियली अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं और आप एवरेज पढ़ के जाते हैं तो आप किसी न किसी कीमत पर, ठीक है, आप यहाँ पे 30 सवाल सही कर लेंगे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 60 नंबर आपके। ठीक है, 60 नंबर आप कर लेंगे यहाँ पे सही सही। मैक्स टू मैक्स आप 35 कर सकते हैं, 35 से 40 आप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी कि आपका नंबर जो आएंगे वो 70 से 80 नंबर आपके आ सकते हैं मैक्स टू मैक्स। बाकी ऊपर के जो भी आ रहे हैं वो आपकी किस्मत के ऊपर होता है कि जो आप पढ़ के गए वही आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक और चीज ऐसा हो रही थी यहाँ पर, क्यों, क्योंकि आपका देखिए 15-20 पता नहीं ना जाने भगवान जाने कितनी शिफ्ट थी, उसमें हर शिफ्ट में पेपर वन अलग अलग हो रहा था, अलग अलग सवाल मिल रहे थे। तो मान के चलिए अगर एक कैंडिडेट ने जो पढ़ के गया उसको पेपर वन में नहीं मिला, लेकिन जो बी वाला पढ़ के गया उसको सारा कुछ जो पढ़ के गया था वो सब यहाँ पर आ गया। मतलब जो टॉपिक्स यहाँ पर पूछे गए थे वो टॉपिक्स यहाँ पर नहीं पूछे गए, ये बच्चा वही टॉपिक्स पढ़ के चला गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका स्कोर यहाँ पर हाई हो जाएगा, बट ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, लेकिन सोचिए वहीं पर सी कैंडिडेट जिसने ये सारी चीजें पढ़ी थी उसके शिफ्ट में कुछ भी नहीं आया, तो क्या हुआ, मसला यहाँ पर ये हो गया कि वो जो है उसके यहाँ पर 20 नंबर ही आए या फिर 40 नंबर ही आए, यहाँ पे उसका स्कोर जो है यहाँ पर ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो पेपर वन अगर यदि इस बार एक जैसा ही हुआ तो आप लोगों के लिए यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है, आप लोग के लिए यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है कि सबको एक जैसा ही करने के लिए मिलेगा, जितने भी आपके लोग हैं यहाँ पर, खास तौर पे हम बात करें पेपर वन के अंदर। ठीक है, सबको एक जैसा ही मिलेगा, अन्य साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो,
कुछ भी हो तो वो आपको एक जैसा ही मिलेगा। उसमें से भी बात करें यहाँ पर साइकोलॉजी की, तो आपको तो वैसे भी कोई खतरा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप तो जो है ऑलरेडी एक ही बार में आप लोग का एग्जाम हो जाता है, बच्चे ही नहीं उतने 15-20 हज़ार बच्चे होते हैं, तो उतना यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर होने क्या वाला है उसको हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ बात करते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, ये आपको दिख रहा है सिलेबस यहाँ पे, और ये सब लिखा हुआ है, केवल लिखा ही हुआ है। ठीक है, ऑलराइट, ये देखिए आप देख रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। आपने अगर इसके पहले एग्जाम दिया है 1 बार 2 बार 3 बार, आप खुद बताइए टीचिंग एप्टीट्यूड से कितना सवाल आता है ना। खासतौर पे हम साइकोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में इसके पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो आपको ये कभी नहीं पूछता है, पूछता भी है तो 1-2 सवाल आपको पूछता है, मूक स्वयंप्रभा पूछ लेगा आपसे, ठीक है, और थोड़ा बहुत पूछ लेता है यहाँ से सवाल। ठीक है, तो ये आप देखेंगे पीवाईक्यूज के अंदर तो आपको ये सब मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, तो इतना जो आप पढ़ते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर पागलों की तरह दिन रात, वो क्या है, वो केवल आपका अटर टाइम वेस्ट होता है यहाँ पर, और आप पेपर 2 में वहां पर दिक्कत करते हैं। ठीक है, पूछेगा तो आपसे स्वयंप्रभा मुक्स पूछ सकता है। ठीक है, 2-3 सवाल आने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए लेकिन आपको पढ़ना काफी ज्यादा पड़ता है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, ये पूछ लेता है मेमोरी, लेवल्स ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। तो इस प्रकार के सवाल जो है इसके लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीएस लगाते हैं तो भी आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं, बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा एवरेज चीजें आपको आनी चाहिए। उसके बाद देखिए, अब ये है आपका टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड। तो ये तो आप सभी को मालूम है। इवेल्युएशन ये आपको पढ़ना होगा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, हायर एजुकेशन के अंदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कैसे होती है, ये सब थोड़ा सा आप पढ़ लें तो आपके लिए यहाँ पर फायदेमंद होगा। लेकिन आप देखिए इतने सारे टॉपिक्स हैं, आपको सवाल कितने पूछने वाले हैं आपसे, 2 और 3। अब वो 2-3 आप मान के चलिए ये पढ़ के चले गए, ये पढ़ के चले गए, और इसके ऊपर वाला पढ़ के चले गए। ऊपर वाला आपसे नहीं मिला, नोट्स नहीं मिले, या बुक नहीं मिली, या आप नहीं पढ़ पाए, लेकिन सवाल मान के चलिए वहीं से आ गया, तो क्या होगा फिर आपका फिर इसमें स्कोर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, ओके, अगला देखिए फेवरेट, यहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो ये आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपको काफी ज्यादा मदद करेगा। यहाँ पे भी यूनिट 2 और आपके पेपर के अंदर भी यूनिट नंबर 2। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड, इसको अच्छे से कर लें, आपको हर जगह काम देगा ये जीवन भर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, ये आपके यूनिट 2 पेपर 2 के अंदर नहीं होता, और इससे आपको सवाल भी उतना देखने नहीं मिलता है। किसी अजीबोगरीब पेपर में जो आप देखते हैं अन्य सब्जेक्ट के, उसमें आपसे पूछ लेते हैं। साइकोलॉजी के अंदर आपको ये इस प्रकार से कभी नहीं पूछा गया कि किस प्रकार से हम इसको राइट करेंगे। एक आध सवाल कोई भी पूछा गया हो तो पूछा गया होगा, बाकी पूरा ध्यान कहाँ पे रहता है, मेथड्स ऑफ रिसर्च में, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म। ठीक है, ये सब चीजें आपकी जो है यहाँ पर ये काम की हो जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका रिसर्च एथिक्स। ठीक है, एथिक्स का पेपर आप देखेंगे यहाँ पे, रिसर्च एथिक्स में सवाल आपको एक ही आएगा। आप खुद ही सोच के देखिए रिसर्च एथिक्स से वो क्या पूछ सकते हैं, केवल यही सवाल पूछ सकते हैं कि इतने रिसर्च एथिक्स होते हैं, 5, 6, 7, इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा है। बस इतना ही आपको पढ़ना है यहाँ पे, इसके लिए और आपको मगजमारी यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च पढ़ाया हुआ है पेपर 2 के अंदर भी आपको, यहाँ पर देखिए 7 होते हैं, ये होते हैं इसके अंदर स्टेप्स। ठीक है, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, वो सब चीजें करेंगे, और फिर आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। उसी के साथ देखिए इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ये तो खैर आपका अच्छे से कवर करते ही आप यहाँ पर यूनिट 2 के साथ साथ, तो इसमें यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसको तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा सारे टॉपिक्स। अब यहाँ पर देखिए छलावा आपके साथ जो हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, वो हो रहा है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन के नाम पे। अब यूनिट 3 देखिए, कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, आप जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन को देखिए 10 मार्क्स तो आपके हाथ में है ही नहीं। ठीक है, न पढ़ने वाले के न पढ़ाने वाले के 10 मार्क्स तो किसी के हाथ में है ही नहीं। ठीक है, 10 मार्क्स किसी के हाथ में नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन कौन सा आएगा, वो कौन सा कहाँ से आर्टिकल उठा के क्या पूछने वाले हैं, वो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप जो है किसका पीवाईक्यू लगा के जाएंगे, आप अगर यूजीसी का भी पीवाईक्यू लगा के जाते हैं जो आपकी परीक्षा हुई थी, उसका भी कोई अर्थ नहीं है, अर्थविहीन बात है वहां पर वो, क्योंकि वो पीवाईक्यू सेम पैराग्राफ तो आपको देगा नहीं। ठीक है, सेम पैराग्राफ आपको देगा नहीं, और अगर दे भी देता है बामुश्किल वहां पर, लाइकली इम्पॉसिबल कि आपको वो देगा। उसके साथ देता भी है तो 5 सवाल सेम टू सेम रहेंगे, तो वो तो आपको वैसे भी नहीं देगा एक जैसे सवाल। ठीक है, तो ये तो मतलब सरासर बेईमानी है यहाँ पर, पैराग्राफ तो आपको पढ़ना ही नहीं है। मतलब आपके देखिए यूनिट नंबर 3 तो आप नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो भी आप उतने ही नंबर लाएंगे जितना आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट 3 तो आपको पढ़ना ही नहीं है पेपर 1 के लिए, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप टाइम वेस्ट करते हैं पेपर 1 के अंदर। ठीक है, पेपर 1 के अंदर यहाँ पर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप यूनिट 3 के बारे में सोच रहे हैं तो यूनिट 3 मेरी कवर नहीं है, कैसे करूंगी, कैसे करूंगा, क्योंकि इसको पढ़ना ही नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन जो है, बोध है, वो कहीं से भी उठा के दे देंगे वो। ठीक है, हो सकता है वो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल दे दें, हो सकता है हिंदू का दे दें, हो सकता है वो टाइम्स ऑफ इंडिया का दे दें, हो सकता है वो द हेराल्ड का हेराल्ड जो है उसका दे दें वो। ठीक है, तो इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये आपके हाथ में ही नहीं है। और ऊपर से तो फिर हिंदी ट्रांसलेशन होगा तो माशाल्लाह वहां तो कुछ बात ही नहीं है। ठीक है, इसका आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो यूनिट 3 तो आप वैसे ही छोड़ के जा रहे हैं, मतलब आपको तैयारी आप केवल 45 क्वेश्चंस की ही कर रहे हैं अभी तक, जब तक हम आपको बता रहे हैं ये।
ठीक है, आप 50 क्वेश्चन की तैयारी नहीं करते हैं, आप केवल कितने ही करते तैयारी रियलिटी में। ये देखिए, ये है आपका ट्रुथ, ये आपका सच, नहीं 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 नहीं, उल्टा हो गया, ये तो पहले हो रहा था। ये अब आपका ट्रुथ है, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये सच्चाई है, और ये क्या है, ये आपका मिथ है कि आपको पेपर वन हम तैयार करा देंगे सब। ये जो है आपकी यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप ये जो है झूठ है यहाँ पर कि आप 50 क्वेश्चन तो कर ही नहीं सकते तैयार, आप 45 ही तैयार करके जाएंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ समझ में आ गया आपको। कॉम्प्रिहेंशन, अ पैसेज ऑफ टेक्स्ट बी गिवन, क्वेश्चंस बी आस्क्ड फ्रॉम द पैसेज टू बी आंसर्ड। तो अब पैसेज आप कितने भी लगा लें, अगर आप 1000 पैसेज भी लगा के जाएं, 10,000 पैसेज लगा के भी जाए, तो भी संभावना क्या है कि वो 10,000 एक बार सवाल आपसे वहां पे पूछ देंगे। तो आप क्या करेंगे, मतलब कंप्लीट समय की खराबी यहाँ पर। ठीक है, तो 3 यूनिट देख लिया आपने। तो अभी तक की जो 3 यूनिट है, इसमें से आपको तबियत से कहाँ पर पढ़ना है, तबियत से पढ़ना है आपको यूनिट नंबर 2 में। इसको तो घोट के पी जाना है, सुबह शाम पढ़ना है इसको, तो यूनिट नंबर 2, चाहे आपके पेपर 2 की हो चाहे पेपर 1 की हो, ये तो आपको एकदम मजीद करना है यहाँ पे आपने। ठीक है, और उसी के साथ देखें यहाँ पर एक और बात यहाँ पर हम करते हैं, 3 यूनिट में से 3rd यूनिट तो आपको पढ़ना ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है पढ़ने का उसका। और 1st यूनिट में देखा आपने, आपको सेलेक्टिव होकर पढ़ना है, क्योंकि अभी तक जिस प्रकार से पेपर का पैटर्न था, इस बार क्या होता है देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं यूनिट 4 कम्युनिकेशन के ऊपर। ठीक है, संप्रेषण बोलते हैं इसको। कम्युनिकेशन का मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब आपको क्या संप्रेषण का अर्थ नहीं पता, एक आदमी खड़ा है, दूसरा आदमी खड़ा है, ये इससे फिजिकली बात कर सकता है, वर्चुअली बात कर सकता है और टेलीपैथी कर सकता है। ठीक है, ये आपका मतलब हो गया कम्युनिकेशन का। अब इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो थोड़ा सा आप देख लेना है, केवल टाइप्स। ठीक है, तो इसके लिए आपको बड़ी बारी भरकम कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक बताया स्टूडेंट्स ने कि इसकी जो फीस है, लोग 20-20, 25-25 हजार रुपए लेते हैं केवल पेपर 1 की। ठीक है, तो ऐसा भी हो रहा है, तो आपने जो है सावधान रहना है। अब तो खैर सबका एक जैसा हो गया, तो कोचिंग वाले तो ठीक ही है, क्या बोले। ठीक है, यहाँ देखिए पेपर 1 के खासतौर पे बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो मतलब। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन देखिए कैसे आप अपना संप्रेषण अच्छे से कर सकते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछता है यहाँ से सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, मतलब कि आप कम्युनिकेशन का, ठीक है, मीनिंग पूछ लेगा क्या होता है, लेकिन ये आपको सवाल देखने नहीं मिला लास्ट टाइम पेपर 1 की खासतौर पर बात करें तो। ठीक है, कैसे आप करेंगे, और सवाल जो भी आएगा वो आपको बड़े आसानी से बन जाएगा। मास मीडिया क्या कर रहा है सोसाइटी के अंदर, ठीक है, इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछते हैं। तो ये आप देखा आपने यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें आपको टाइप्स ऑफ रीजनिंग दिया हुआ है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स। तो यहाँ देखिए लेटर सीरीज आपसे पूछता है, ये आपको मालूम है, कंफर्म पूछ रहा है हर बार। ठीक है, एबीसीडी को ये बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, नंबर सीरीज अभी भी दे रहा है शायद वो। ठीक है, तो नंबर सीरीज भी करना है आपने। कोड्स एंड रिलेशनशिप्स, ये देता है, ये इसकी बहन है, उसका भाई है, उसका चाचा है, उसके फूफी है। ठीक है, इस प्रकार की चीजें। फिर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड अभी उन्होंने पूछना और स्टार्ट कर दिया है, तो इस बार आप ट्राई करें क्या, इस बार आप ट्राई करें यहाँ पर कि आप ये वाला यूनिट नंबर 5 को अच्छे से करके जाएं, क्योंकि ये मैथ्स आपको देखिए पढ़ने में मजा नहीं आता, लेकिन इसको आपने करना है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, ये यूनिट आपके लिए काम की है। ठीक है, यूनिट नंबर 5 आपके काम की है, इसको पूरा पढ़ के जाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये देखिए कहाँ मदद करेगा, ये अभी आपको आगे आने वाली यूनिट के अंदर मदद करेगा। टाइप्स ऑफ रीजनिंग आप पेपर 2 के अंदर भी देखते हैं, और यहाँ पर भी थोड़ा सा आपने कर लेना है कितने प्रकार की होती है। ठीक है, ओके, क्योंकि आपको देखिए मालूम है लेटर सीरीज से सवाल आने वाला है, कंफर्म आने वाला है, तो इसके लिए क्या आप करेंगे, लेटर सीरीज के लिए थोड़ा समझ जाइए, एबीसीडी क्या होती है, 1 2 3 नंबर कैसे देते हैं, और नंबर सीरीज में कैसे निकालते हैं, 1 3 5 क्या फर्क होता है उनके बीच में, उसको थोड़ा सा आपने बस प्रैक्टिस कर लेनी है। यूनिट नंबर 5 करना है। उसके बाद देखिए यूनिट नंबर 6 लॉजिकल रीजनिंग। अब यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी यहाँ पर दी हुई है, इतने में आपकी 2 यूनिट कवर हो जाएंगी, 6th और 7th आपके पेपर नंबर 2 की। ठीक है, यहाँ देखिए लॉजिकल रीजनिंग में देखिए क्या बोल रहा है, अंडरस्टैंडिंग स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ये सब चीजें देखिए, फॉर्मल एंड, ये तो पहली बार ही पढ़ रहे हैं, क्या है मूड एंड फिगर, ये सब चीजें जो है ये आप देख लीजिए, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए। एवेल्युएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, ये करना है आपने। डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, कैसे कम करते हैं। वेन डायग्राम देखिए कभी नहीं पूछा है अभी तक, मतलब खासतौर पे हम पेपर 2 की बात करें तो, क्योंकि अभी तक अलग अलग शिफ्ट थी तो पूछ रहे थे, अभी आपको अलर्ट रहना है। वेन डायग्राम सिंपल एंड मल्टीपल यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, तो ये बना के आपसे पूछ सकते हैं, आर्ग्यूमेंट दे देंगे आपको बना के कि वो एक साधु है और ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। इंडियन लॉजिक मीन्स ऑफ नॉलेज, ये आपके काम का है, इंडियन लॉजिक की हम बात करें तो। ठीक है, एंड यहाँ देखिए प्रमाणास, प्रत्यक्ष
स्ट्रक्चर, ये इन्फरेंस, इनवेरिएबल रिलेशन, फॉलोसिटी ऑफ इन्फरेंस, ये सब आपको थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ के जाना होगा इस बार के लिए और आगे वाले बार के लिए। अगर आप देखें यहाँ पर ये दोनों चीजें नहीं पूछी गई आपसे दिसंबर वाले पेपर के अंदर, खासतौर पे हम साइकोलॉजी की बात करें तो ये दोनों ही चीजें आपसे नहीं पूछी गई थी, इसके बारे में कुछ भी नहीं था। अब सोचिए जो बच्चा सुबह शाम बेचारा पागल था इसके पीछे, प्रमाणास के पीछे और इसके पीछे, उसका तो गया ना 2 से 4 नंबर वहां पर। उन्होंने सवाल आपका यहाँ से ऊपर कहीं से पूछ लिया या फिर एनालॉजीज वगैरह पूछ लिया कुछ बना के उन्होंने, है ना, ये सवाल नहीं पूछा। तो बताइए आप सुबह शाम परेशान हो रहे थे इसके पीछे, लेकिन सवाल उन्होंने यहाँ से नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है कि पेपर 1 के अंदर ये ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू पेपर 2 आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका है यूनिट नंबर 7 जो आपको बताया था ऊपर वो काम आने वाली है, वो देखिए यहाँ पर काम आएगी आपका जो मैथ्स का नॉलेज है वो, ठीक है। यहाँ देखिए सोर्सेस, एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कैसे करते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, ये आप पेपर 2 के लिए भी पढ़ते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बार चार्ट कैसे बनता है, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट एंड लाइन चार्ट, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसमें आता क्या है, कुछ नहीं आता है। मैपिंग ऑफ डेटा, डेटा इंटरप्रिटेशन, बस ये आपको पूछते हैं बस, वो डेटा एंड गवर्नेंस, ठीक है। डेटा एंड गवर्नेंस का भी कोई उतना यहाँ पर खासा लिंक नहीं है, आपको डीआई से साफ साफ सवाल देखने मिलते हैं। पहला ही सवाल देखने मिलता है आपको 5 प्रश्नों का। अब यहाँ बात करते हैं हम खास तौर पे यूनिट नंबर 7 के लिए। तो यहाँ पर देखिए अगेन आपने देखा था यूनिट नंबर 3 आप छोड़ के जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से आप यूनिट नंबर 7 भी आप छोड़ के जाते हैं, ठीक है। यानी कि 5 सवाल यहाँ के, यानी कि 5 यहाँ के प्लस 5 यहाँ के, यानी टोटल 10 सवाल जिस दिन आप जा रहे हैं आप इसको बिना पढ़े जाते हैं, ठीक है। टोटल 10 सवाल आप बिना पढ़े जाते हैं। कंप्लीटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये आपके नॉलेज के ऊपर कि आप उस दिन आप एग्जाम हॉल में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। कंप्लीटली आपके नॉलेज, आपके ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोध का कॉम्प्रिहेंशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। एनटीए की बात करें तो काफी इजी देता है वो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, तो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट तो आप कर लेते हैं। अभी गाड़ी फंसती है आपकी डीआई में, ठीक है, डीआई में आपकी कहानी फंसती है, तो डीआई के कुछ सवालों की आप प्रैक्टिस करके जरूर जाएं यहाँ पर एग्जाम से पूर्व, लेकिन ये नहीं कि सुबह शाम आप उसके पीछे 4-4 घंटे डीआई लगा रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है, ठीक है। अगर आपको यूनिट 3 आती है, अगर आपको वहां पर मैथ्स में आप थोड़े से आपका एडवांटेज है, आपका अपर हैंड है, परसेंटेज आता है, प्रपोर्शन आता है, रेशियो आता है, तो आपको डीआई में उतनी समस्या नहीं होगी। बस थोड़ा सा आपको वहां पर डेटा किस प्रकार से देखते हैं, लाइनें बनी हुई है, किस प्रकार से डेटा को क्या देखना है, कहाँ से क्या उठाना है, किस किस को जोड़ना है, वो थोड़ा सा आपको कॉन्शियसली अगर आप अवेयर रहते हैं तो आपका सही होता है। ऐसा भी देखा जाता है कई लोगों को पूरा पढ़ लेते हैं यहाँ पर डेटा, लेकिन जब सवाल सॉल्व करने जाते हैं तो वहां पे गलत सवाल सॉल्व हो जाता है, क्योंकि ए एंड बी का पूछा हुआ है और वो बी एंड सी का निकाल देते हैं, क्योंकि बी एंड सी का पहले वाले सवाल में भी पूछा हुआ था, ठीक है। तो पहले वाले सवाल में आपको निकालना है, मान के चलिए उनका रेशियो, ठीक है, और अगले प्रश्न में उन्होंने पूछा है ए और बी का कुछ परसेंटेज पूछा है, लेकिन आपने यहाँ पर निकाला हुआ है बी एंड सी का, तो उसके बेस पे आप यहाँ पर इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कभी ना कभी आपके साथ हुआ होगा, ठीक है, तो ऐसा भी आपने ध्यान रखना है, ऐसी प्रकार की चीजें भी होती है। तो अब यहाँ देखिए क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, यूनिट नंबर 3 आप पढ़ के नहीं जाते हैं, यूनिट नंबर 7 आप पढ़ के नहीं जाते, ठीक है। मतलब पढ़ के नहीं जाते इन द सेंस जैसा आप बाकी की यूनिट्स पढ़ते हैं उस प्रकार से कह रहे हैं, आप उतनी तैयारी इसकी नहीं करते हैं। यूनिट नंबर 3 की आप बताइएगा अगर आप करते हैं तो, और डीआई की भी अगर आप 4-4 घंटे 5-5 घंटे पढ़ा रहे हैं, मतलब सॉरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ रहे हैं आप, तो फिर यहाँ पर आपका नुकसान होने की कंप्लीट तैयारी है आने वाले एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज है वो आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, यहाँ पर डीआई के तौर पर खास तौर पर, ठीक है, यही बता देते हैं। अच्छा डीआई देखिए 2 ऑप्शन है, या तो इसके या तो इजी आएगा, सिंपल सिंपल निकालना होगा, या फिर यहाँ पर टफ आएगा। तो लास्ट टाइम 2-3 बार से टफ आ रहा है, ठीक है, या तो इजी आएगा तो टफ आएगा। तो अब सोचिए जो 4 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है उसके लिए भी टफ है, और जो आधे घंटे प्रैक्टिस कर रहा है उसके लिए भी टफ है। ना तो इसके 5 में से 5 आने वाले हैं, ना तो इसके 5 में से 5 आने वाले हैं। तो बताइए यहाँ पर समय आपका किस में ज्यादा बचेगा, समय आपका बचेगा इस वाले में, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे, नॉलेज चाहिए आपको, ये बात तो यहाँ पर लाजमी है कि नॉलेज आपको होना चाहिए, लेकिन आप 4 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर टफ वाला डीआई आ गया है ना, अगर एकदम हाई लेवल का डीआई आ गया तो आप तो वैसे भी सॉल्व नहीं करने वाले हैं। ईजी आएगा तो ये 4 घंटे लगाने वाला भी कर लेगा, सोच के कि मैंने 4 घंटे पढ़ा है इसलिए मुझसे बन रहा है, और ये वाला सोचेगा कि मैंने तो केवल मतलब मेरी किस्मत अच्छी है इसलिए मुझसे यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। लेकिन वास्तविकता क्या है, वास्तविकता ये है कि आपके हाथ में नहीं है कि डीआई में से कैसा वो डेटा देने वाले हैं, ठीक है। डीआई में कैसा डेटा देने वाले हैं वो आपके हाथ में नहीं होगा, ठीक है। तो आप कितना भी पढ़ लें इसमें आपको उस दिन संघर्ष वहां पर आपको करना ही पड़ेगा अगर टफ आता है तो, ठीक है। तो टफ आए या फिर इजी आए ये आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप समय अपना खराब करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, बाकी फिर आपका यहाँ पर डिसीजन होगा खास तौर पर डेटा इंटरप्रिटेशन को लेकर।
आई होप ऑन द लाइन्स आप अभी तक यहाँ पर बने हुए हैं। तो देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन आपसे यही पूछते हैं, ये आपको चार्ट वगैरह दे देते हैं, अभी तक दिया नहीं है, क्या पता दे दे इस बार। यहाँ पर पूछेंगे बार चार्ट में क्या होता है, हिस्टोग्राम में क्या होता है, पाई चार्ट में क्या होता है, अगर थोड़ा सा वो क्रिएटिव होना चाहे तो, अपने डीवी का इस्तेमाल करना चाहे तो, ठीक है, डीसी का। तो आपने देखा यूनिट नंबर 7 आपकी जो है, आप कुछ भी कर लीजिए सफिशिएंट नहीं रहने वाला है। एंड उसी के साथ साथ यूनिट नंबर 3 आपकी कुछ भी कर ले, यानी कि 20 मार्क्स तो आप वैसे ही आप छोड़ के जाते हैं। रियलिटी में आपको लगता भले ही है वैसे कि आप पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ये है कि आप वो छोड़ के ही जाते हैं। आपसे बनता तो नहीं है उस दिन भी और एग्जाम के अंदर भी, अगर आपने नहीं पढ़ा है बाकी सारी चीजें। अब यहाँ पर देखिए यूनिट नंबर 7 की हम बात करें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है आईसीटी जनरल एब्रीविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी। अब ये एब्रीविएशंस इतने सारे हैं और टर्मिनोलॉजी इतनी सारी है, आप कहाँ कहाँ तक याद करते बैठेंगे, ठीक है। आप किस किस को याद करेंगे, आप ओएमआर का फुल फॉर्म पूछ लेंगे, कई लोगों को नहीं बनेगा, अभी एमआईसीआर का पूछ लेंगे, नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें हैं, ये जो है आपके फुल फॉर्म वगैरह, टर्मिनोलॉजी वगैरह, जनरल एब्रीविएशंस वगैरह क्या होता है, कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है, ठीक है। अभी एक लास्ट टाइम दे दिया था एक्सेल का शीट का फॉर्मूला दे दिया था, तो अब हर कोई यहाँ पर एक्सेल शीट नहीं करके जाता है ना, ठीक है। तो एक्सेल शीट का फॉर्मूला आ जाएगा, तो बट ऑब्वियस सी बात है 90% लोग नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सेल शीट का काम किसका होता है, वो काम होता है मतलब अन्य की सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स वगैरह देख लीजिए आप किसके होता है, ठीक है। तो एक्सेल शीट वगैरह का यहाँ पर उतना मतलब निकलता नहीं है, सवाल पूछने का सवाल टफ है, ऑब्वियसली यहाँ पर ज्यादा लोगों से नहीं बनेगा, बजाय उसके किसी ने एक्सेल शीट का कोर्स किया हो अलग से। अब यहाँ देखिए बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सवाल आता है आपका कि आप वोल्ट आईपी का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा ही बेसिक सवाल आता है, ये आप सबसे बन जाएगा, तो इसके अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अपना थोड़ा सा करंट का नॉलेज ध्यान रखें, क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, एआई आ चुका है, एआई सोरा, चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सब क्या है ये आप ध्यान रखें। और बेसिक्स विंडोज कंप्यूटर कब से स्टार्ट हुआ वो सब थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखें, तो वो आपके लिए काफी ईजी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, अगेन यहाँ पर आपको मालूम है कई सारे यहाँ पर चल रहे हैं डिजिटल इनिशिएटिव्स इस सरकार के अंदर, तो वो आपको ध्यान रखना है। आईसीटी एंड गवर्नेंस उतना कुछ खास यहाँ पर पूछता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है आपको इस वाले यूनिट पे, यूनिट नंबर 8 में कुछ करना है कि आपको अलग से नहीं, ऐसे तो आप कितना पढ़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए एक बात और, यहाँ पर कहीं भी दिया हुआ है क्या, एक मिनट ओके, यहाँ पर देखिए कहीं भी वो नहीं दिया कि हम प्रिंटर के बारे में पूछेंगे, ठीक है। यहाँ पे कहीं दिया हुआ है क्या, नहीं कहीं नहीं दिया हुआ है। आईसीटी जनरल एब्रीविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी में देखिए आपसे वो लेजर प्रिंटर के बारे में पूछ लेते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में, और जितने प्रकार के प्रिंटर होते हैं वो आपसे पूछ लेते हैं। यहाँ पर सिलेबस में कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सिलेबस में कहीं नहीं दिया हुआ है, तो प्रिंटर के बारे में कहीं नहीं कुछ नहीं बोल रहा है कोई, ठीक है। या फिर ऐसे ही और भी जो टॉपिक्स आते हैं आपके, उनके बारे में भी आपको मालूम नहीं रहता है मोस्ट प्रोबेबल केसेस में, ठीक है। तो इसका आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अगेन वैसी यूनिट है कि आप कितना भी पढ़ के जाइए इसमें आपको कम रहेगा, वही सेम केस, इजी आएगा तो बन जाएगा, टफ आएगा तो आपसे नहीं ही बनने वाला है, ठीक है। इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें। अगर प्रिंटर वगैरह है ना, और वो जो चीजें चल रही हैं आजकल एआई वगैरह, आपसे हार्ड लेवल का पूछ लिया तो नहीं बनेगा, इजी लेवल का पूछ लिया तो सबसे ही बनने वाला है, जो केवल कॉमन सेंस का लगा के इस्तेमाल, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके वहां पर बड़े आसानी से आप कर लेंगे, तो उसकी यहाँ पर बात हो रही है। ऐसा नहीं कि आपको चले जाएंगे ऐसे ही तो आपसे बन जाएगा, थोड़ा बहुत नॉलेज जरूरी है, ठीक है। ऑल राइट, तो ये हो गई आपकी यूनिट नंबर 8 और ये आपकी यूनिट नंबर 9। अब ये देखिए ये आपकी यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10, ठीक है। यूनिट नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा आपको यूनिट नंबर 2 पढ़ना है ना, वैसे ही आपको यूनिट नंबर 9 भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर पढ़ने के लिए आपके पास डेटा बहुत ज्यादा है। यूनिट नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पीडीई, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। देखिए आप यहाँ पर आप पाएंगे क्या चीज, आप यहाँ पर एक चीज पाएंगे कि आपको ये यहाँ से पूछते हैं सवाल, एक थोड़ा बायोमास, न्यूक्लियर, फॉरेस्ट, ये पूछ लेंगे कि आप वाटर को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये वाला सवाल यहाँ पर आपसे पूछ लेते हैं यहाँ पर खास तौर पर, ठीक है। पॉल्यूशन वगैरह का कभी कभी पूछ लिया तो पूछ लिया, बाकी उतना कुछ नहीं पूछते हैं, राइट। और यहाँ पर देखिए एमडीजी, एसडीजी, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होंगे आने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मतलब यूनिट 9 कंप्लीटली इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करते हैं आगे अभी, वेट। और ये आपका बचा यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन सिस्टम, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये वाला, ठीक है। पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपकी 10 यूनिट की समरी हो गई यहाँ पर कि आपको किस प्रकार से बचना है इतना सब कुछ पढ़ने से, वो अभी हम यहाँ पर देखते हैं।
तो इसका क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि पेपर 1 का आपका समझ में आया किस प्रकार से आपको लिए मायाजाल बिछाया जाता है कि पेपर 1 का आप जो है यहाँ पर पूरा ध्यान आप क्या कर दें, आप पेपर 1 में लगा दें। पेपर 1 में आप कुछ भी लगा दें, आपके 35-40 हार्ड केसेस में आएंगे, 30-35 आप नॉर्मल पढ़ के भी यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, बात कर रहे थे हम किसके बारे में? बात कर रहे थे यूनिट नंबर 9 के बारे में। अब यूनिट नंबर 9 देखिए, इतनी बड़ी है यहाँ पर यूनिट। ठीक है, सवाल कितने आने हैं? सवाल आने हैं आपको 2, मैक्स टू मैक्स 3। ठीक है, 2 से 3 सवाल आने वाले हैं। एक आएगा आपके प्रोटोकॉल के ऊपर, एक आएगा आपका किसके ऊपर? 1986 में कुछ हुआ तो उसके ऊपर, एनवायरमेंट वाला। वाइल्ड लाइफ आ जाएगी, वाइल्ड लाइफ नहीं आती यहाँ पर। ठीक है, या फिर एक आ जाएगा आपका जो सोलर अलायंस है उसके ऊपर। ठीक है, ऐसे ही सवाल आपको घूम फिर के देखने मिलेंगे, या फिर एसडीजी एमडीजी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है बच्चे समय नहीं मिलता पेपर 2 पढ़ने से, तो ये 2 चीजें पढ़ के चले जाएंगे। मान के चलिए सवाल में ये आ गया तो आपसे वैसे ही नहीं बनेगा। अगर आप ये दोनों पढ़ के जाएंगे, ये छोड़ देंगे तो आपसे वैसे ही नहीं बनेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। पेपर 1 के अंदर आपको पढ़ने की बहुत ज्यादा चीजें हैं। ठीक है, पढ़ने की पढ़ाने की बहुत ज्यादा चीजें हैं उसके अंदर, लेकिन उसका आरओआई जो है वो काफी कम है। ठीक है, आने के चांसेस उसके काफी कम है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, चांसेस प्रोबेबिलिटी ये है कि वो नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ रेंज कम है। 2 से 3 सवाल ही आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे पेपर 1 के अंदर, खास तौर पर हम बात करें तो। ठीक है, पेपर 1 के अंदर आपको इतना ही देखने मिलेगा। हर यूनिट से देखिए 10 × 5, 10 से 5 यूनिट है। ये कितने पूछना है उनको? यहाँ पर 50 सवाल पूछना है। 50 सवाल में से 10 सवाल तो देखिए पहले ही कम हो गए, एक आपके बोध गया वाले और एक आपके वो कॉम्प्रिहेंशन वाले, नहीं आपके डीआई वाले। बचे कितने? 40 सवाल। 40 में करना है उनको 8। हर यूनिट से 5 दें ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार डोमिनेट कर देते हैं, कई बार प्रिंटर वगैरह उठा के ले आते हैं, कुछ कुछ पूछ लेते हैं अजीब गरीब चीज। ठीक है, तो वो भी आपके हाथ में नहीं है, आप कुछ कर सकते नहीं है उसका। तो आप केवल 40 नंबर के लिए इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं बाकी के 8 यूनिट में से। ठीक है, तो आपको सेलेक्टिव होकर पढ़ना है। जो आपके काम का आपको लग रहा है यस ये इसको हमने पीवाईक्यूज में देखा हुआ है, वहां पर देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि पूरा उसको नजरअंदाज करना है, ध्यान देना है वहां पर। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ध्यान देना है, लेकिन आप 5-5 घंटे अगर आप पेपर 1 पढ़ रहे हैं तो ये मतलब बिल्कुल भी सही बात नहीं, क्योंकि वहां पर सवाल आपको 40 ही करने मिलने वाले हैं एग्जाम के दिन। क्योंकि ये 10 सवाल तो आपके हाथ में नहीं है, 20 नंबर तो आप वैसे ही उनके भरोसे आप जा रहे हैं। ठीक है, बाकी 40 नंबर में देखिए आपका यहाँ पर 40 सवाल आपको पूछने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप जो है अपनी तैयारी करें आगे आने वाले समय के लिए। ठीक है, और आपको इन्हीं 40 सवालों के लिए जो है जमाने भर की चीजें आपको बताई जाती हैं। एनालिसिस वगैरह पहले हो रहे थे, अभी शायद कम हो जाए यहाँ पर होना, और आप बच सकें इस पेपर 1 के मायाजाल से। ठीक है, अभी तक ये भी हो रहा था ना कि आपका पेपर लास्ट में है तो आपको ये सवाल आने वाला है, वो सवाल आने वाला है, ये पढ़ के जाओ, वो पढ़ के जाओ, वो पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो पढ़ लो। हमारे स्टूडेंट्स को हमेशा बताया गया कि आपको ऐसी चीजों से बचना है। ठीक है, आप जो कर रहे हैं उसी को करते रहिए, इन सब चीजों से आपको जो है बच के रहना है। और एग्जाम के अंदर क्या होता है, एग्जाम के अंदर 1 या 2 ही सवाल फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसा होता है कि यहाँ पर जो एनालिसिस वगैरह चल रहा है उनसे आपको 1 या 2 ही सवाल आने वाला है। ठीक है, 1 या 2 ही सवाल, और वो ऐसा सवाल रहता है जो आप पहले से पढ़ रहे होते हैं वो। ठीक है, तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है यहाँ पर कि आपने कर लिया उसको। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है, अगर आप 1-2 सवाल आपके पेपर में आ गया तो आप ये मत भूलिए कि बाकी के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर 1-2 सवाल उनको भी बन रहा होगा, उनको भी यहाँ पर ईजी लग रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो आप बाकी अच्छा कर सकते थे बाकी और यूनिट्स में जहाँ आपके सवाल गलत हुए पेपर 1 के अंदर, वहां पे क्या करते हैं, वहां पे आप मिस करते हैं, अपने हाथ की चीज छोड़ के आप जो है दूसरी चीजों के पीछे भागना आप स्टार्ट कर देते हैं, और आप फंस के रह जाते हैं कहाँ पर? पेपर 1 के मायाजाल के अंदर। इसका आपको ध्यान रखना है। अपने पेपर 2 पे अच्छे से फोकस रखें, है ना। इस बार कैसा पेपर आने वाला है कोई नहीं जानता है। ये पेपर 1 की हम बात करें तो भी, और हम पेपर 2 की बात करें तो भी, लेकिन आपको ये बात ज्ञात है कि पेपर 2 का वेटेज आपका 100 नंबर का है, सॉरी 100 क्वेश्चन का है। तो इसको आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, इसको आपको ज्यादा महत्वपूर्ण देना है। 100 भी नहीं, 120 क्वेश्चन यहाँ पे लीजिए। 120 क्यों नहीं, 1110 क्वेश्चन देखिए आपके हाथ में है कंप्लीटली। 1110 कैसे? 100 ये वाले हो गए और 10 आपके वो वाले सवाल पेपर 1 के। ठीक है, अगर आप कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा बहुत इंग्लिश हिंदी पढ़ते हैं तो पढ़ने की हैबिट डालिए, रीडिंग की हैबिट डालिए, और थोड़ा सा आपको बनेगा वहां पर। उसके लिए अलग से कुछ कोर्स नहीं करना है, अलग से कुछ ज्वाइन नहीं करना, अलग से कुछ पढ़ना नहीं है। और डीआई के लिए देखिए आपको बताया हुआ है, डीआई के लिए जैसे ही आप मैथ्स का वो पोर्शन कवर करते हैं 3rd यूनिट का, जहाँ भी मैथ्स की यूनिट थी उसको कवर करते हैं, ये डीआई के आपके 2-3 सवाल तो आप बड़े आसानी से ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। बस थोड़ा सा आप जो है कॉन्सेंट्रेशन होकर वहाँ पे डेटा को अच्छे से देखें, है ना। अलग से कोई जादू ही आपको सिखा नहीं सकता यहाँ पर कि आपको क्या करना है। बाकी आपकी जो 8 यूनिट बच रही हैं उसमें से 1 आपको बता दिया, 1 का हाल क्या है। 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10 में देखिए आपका हायर एजुकेशन है। अगर आप पढ़ के गए एंशिएंट के बारे में वो आपसे मिडिवल का पूछ लेंगे, मिडिवल का पढ़ के गए आप कैसा था एजुकेशन वो आपसे कौन सा पूछ लेंगे,
आपसे पूछ लेंगे अभी मॉडर्न इंडिया वाला क्या चल रहा है, यूनिवर्सिटीज कमीशन के बारे में पूछ लेंगे, हो सकता है आपसे वो एनसीटी के बारे में पूछ लें, ठीक है। यहाँ पर आपसे तक्षशिला नालंदा कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इतनी सारी चीजें पढ़ के जा रहे हैं, सवाल आना है 2 से 3 से 4, ठीक है। 3-4 सवाल आएंगे, 2 तो बन जाएंगे आपको, और बाकी 2 सवालों के लिए आप देखिए इतना परेशान हो रहे हैं यहाँ पर, इसका कोई भी औचित्य नहीं समझ में आता है, ठीक है। और इसी सबको ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने एक नई पहल की है, वो क्या है, वो ये है कि आपका जो है एक ही दिन में एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। और एक ही दिन में एग्जाम कंडक्ट कराने से क्या होगा यहाँ पर कि आपकी जो ये चीजें चल रही हैं पेपर 1 को लेकर खास तौर पे, है ना, पेपर 1 पढ़ लीजिए, पेपर 1 सुबह शाम 8-8 घंटे 10-10 घंटे आप पेपर 1 पढ़ते हैं, वो आपके लिए मतलब बाकी आप खुद ही समझदार हैं, ठीक है। तो पेपर 1 को सिलेक्टिवली होके पढ़िए ताकि आपका टाइम बचे, टाइम बहुत कीमती है, टाइम इज इंपॉर्टेंट, टाइम बहुत कीमती है, समय बहुत कीमती है, इंपॉर्टेंस देते हुए पढ़ें उसको, ठीक है। पेपर 1 को जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट हैं उस पर ध्यान लगा के पढ़िए, आएगा आपसे तो बन जाएगा, नहीं आएगा तो किसी से नहीं बन रहा होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन फोकस रखिए अपना पेपर 2 के ऊपर, पेपर 2 के सारी थ्योरीज टॉपिक्स आप एकदम चबा के जाइए एकदम कच्चा, कि उसमें से आपसे कुछ भी पूछ ले तो आपसे बड़ी आसानी से यहाँ पर बन जाएगा। ऑलराइट, तो ये जनरल ऑडियंस के लिए यहाँ पर आपके लिए वीडियो है, ठीक है, जहाँ पर आपको संभल के रहना है, कहाँ पे आपको पेपर 1 से अभी किस प्रकार से आने वाला है उसको देखेंगे। यहाँ पर अगेन वही होगा, 50 सवाल ही पूछने हैं, चीजें इतनी सारी हैं, बट ऑब्वियस सी बात है काफी सारी चीजें छूटेंगी यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको जो है किस प्रकार से आप अपना बेस्ट निकाल सकते हैं वहीं टॉपिक्स के अंदर से, है ना, और वहां पर कम पढ़ाई करके आप ज्यादा कैसे निकाल सकते हैं, इस बात पे आपको यहाँ पर फोकस करना है। अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखा है तो आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि आपके कौन से फोकस एरियाज है, कहाँ पे आपको ध्यान देना है, कहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं ये तो आता भी नहीं है, पूछते भी नहीं है, हम केवल अपना समय जाया कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, और उम्मीद करते हैं कि यूजीसी जो है इस बार सबका एक ही जैसा पेपर ले ले, तो काफी अच्छी बात है। इससे देखिए ना क्या होगा, अभी यहाँ पर आपका हेल्दी कंपटीशन होगा, ठीक है, हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलेगा आपको 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 आपको। अभी तक क्या हो रहा था कि तू ये पढ़ गया, मैं तो ये पढ़ के जाऊंगी, और यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया, ठीक है। अब क्या होगा, एक जनरल पेपर आएगा, जितने भी एनटीए नेट के अभ्यर्थी हैं, वो जो भी एग्जाम दे रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर है परीक्षा दे रहे हैं, उन सबके लिए कैसी चीजें आएंगी, एक जैसी चीजें आएंगी। तो यहाँ पे समझ में आएगा कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है, किसको आता है, किसको नहीं आता है, ठीक है। ये यहाँ पर एक आप इसको मान सकते हैं कि यहाँ पर एक सही चीज होने वाली है, सबका जो है एक बराबर से एक तराजू में तोला जाएगा पेपर 1 का नॉलेज, ठीक है। पेपर 1 का नॉलेज सबका एक बराबर से तोला जाएगा, यहाँ पर 1 से लेके 50 सवाल, ठीक है। तो साइकोलॉजी में तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी क्या होगा, बाकी के अन्य जो पेपर्स हैं जो अलग अलग शिफ्ट्स में हो रहे थे, उन सभी को भी यहाँ पर एडवांटेज मिलने वाला है, यहाँ पर कि सभी जो है एक जैसे ही सवाल सॉल्व करेंगे, पेपर 1 के भी प्लस पेपर 2 के भी, ठीक है। कोई चेंजेस नहीं, कोई ऊपर नीचे नहीं यहाँ पर, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हेतभावास पूछ लिया और इस वाले अगले वाले शिफ्ट में आपसे जो है प्रमाण के बारे में पूछ रहे हैं और कुछ पूछ रहे हैं, या फिर यहाँ पे आईसीटी में प्रिंटर पूछ लिया और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि FIFO का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें जो डिस्क्रिपेंसी है यहाँ पर, इससे फायदा होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा, और नुकसान किसको होने वाला है वो तो आपको मालूम ही है। ऑलराइट, ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपका थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया यहाँ पर, लेकिन ये बात जरूरी थी कि साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को खास तौर पर समझ में आया यहाँ पर। अच्छा, एक और बात यहाँ पर ये होने वाली है, वो क्या है, वो ये है कि अभी देखिए साइकोलॉजी के पेपर में मैथ्स पूछ रहे थे, लेकिन अब मैथ्स के पेपर में वो कैसे सेट करते हैं, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मान के चलिए कोई अगर कंप्यूटर साइंस वाला है तो उसको तो ये बन जाएगा ना फीफो ईफो और जो भी चीज़ है यहाँ पर, प्रिंटर कौन सा है कौन सा नहीं है, किसमें एक आंख से देखते हैं किसमें 2 आंख से देखते हैं, ठीक है। ये सब CS वाले को बन जाएगी, लेकिन ये साइकोलॉजी वाले को नहीं बनेगी, वही हिस्ट्री वाले को नहीं बनेगा कि कौन से कंप्यूटर क्या होता है, वो तो बेचारा अपना यहाँ पढ़ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से एंथ्रोपोलॉजी वालों के बारे में बात करें यहाँ पर, तो उनको ही नहीं पता है ICT में क्या चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन वो अपना हिस्ट्री वाला जो है यहाँ पर ये यूनिट नंबर 10 में कमाल कर देगा, ठीक है। और इसी प्रकार से साइकोलॉजी वाला जो है यूनिट नंबर 2 में कमाल कर देगा, सोशियोलॉजी वाला जो है यूनिट नंबर 2 में कमाल कर देगा। तो ये सब जो बातें हैं, अब आएगा यहाँ पर मजा, क्योंकि अब जो है पेपर उनकी जो है दुकानें होंगी अब बंद, क्योंकि अब सब जो है एक जैसा ही पेपर देंगे। तो इससे आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं इनको यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। आपको समझ में आएगा कि हाँ ये हमको बनता है, ये हमको पढ़ना है, तो अब पढ़ना आपको सब पड़ेगा, इस बात का भी आप ध्यान रखें। क्या पूछने वाला है आगामी पेपर के अंदर वो आपको नहीं मालूम, किसी को भी वो नहीं मालूम है, ठीक है। और किस लेवल तक पूछेगा वो भी आपको नहीं मालूम है, कि फीफो पे पूछ के छोड़ देगा वो, या फिर वो अंदर घुस जाएगा कहीं पे कोडिंग वगैरह में, कहीं पे कर देगा अंदर वो, ठीक है। या फिर वो अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में सिंपल बोर्ड स्ट्रीम पूछ रहा है, ये ना वहां जा रही है, वो ना यहाँ जा रही है, या फिर वो पूछ रहा है नॉर्थ से साउथ जाएगी, साउथ से ईस्ट आएगी, एंड ये सारी चीजें। ऑलराइट, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मायाजाल क्यों था, है और रहेगा, इससे आपसे बच के रहना है।
बाकी फिर रिएक्टेंस थ्योरी बराबर काम करेगी। जिन लोग की आंखें खुलेंगी उनके लिए फायदे की वीडियो होगा, जिनकी नहीं खुलेंगी वो अभी भी यहाँ पर लगे रहेंगे पेपर 1 के अंदर, और फिर जल्दी उनके सामने रिजल्ट होगा। ठीक है, ऑलराइट। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि पेपर 1 पढ़ना नहीं है, बिल्कुल भी, बट आपको जो यहाँ बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस की, वो आपको किस प्रकार से देनी है वो आपको यहाँ पर समझाने के लिए ये इसको बनाया गया है। ठीक है, ओके। पेपर 2 जो अभी आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सोशलॉजी, ऑप्शनल जो भी है आपका यहाँ पर, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी जो भी आपका है यहाँ पर, उसको आप अच्छे से करें। ठीक है, पेपर 2 पे ध्यान रख के फोकस रख के करें। पेपर 2 एक बार आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाए, पूरा इंपॉर्टेंटली कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप यहाँ पर पेपर 1 के ऊपर जंप करें। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑलराइट, ओके। बाकी फिर पेपर आएगा, देखेंगे, वीडियो बनाएंगे आगे जाके कि पेपर 1 देखिए किस प्रकार से आता है और किस प्रकार से काफी ज्यादा बच्चों का जो है यहाँ पर नुकसान होता है। ठीक है, ओके। अब क्या रहने वाला रिजल्ट वगैरह वो तो किसी के हाथ में नहीं है, जिस प्रकार से आप लोग परफॉर्म करेंगे पेपर 2 के अंदर खासतौर पे प्लस पेपर 1 के अंदर, वो आपका रिजल्ट कट ऑफ वगैरह वो डिसाइड करेगा आगे जाकर। फिलहाल के लिए अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया आपको तो उससे भी अच्छी बात है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे हम किसी और विषय के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।